मैं आपको ये बोल रहा हूं, ओवैसी ओवैसी को लाल किले पे लटका के गोलियों से नहीं उड़ाना चाहिए। ओवैसी को लाल किले पे लटका कर गोलियों से उड़ाना चाहिए कि नहीं? वंदे मातरम का अपमान करता है, बोले वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। भारत का अपमान करता है, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, भारत के 140 करोड़ जनता का अपमान करता है, पाकिस्तान के गुण गाता है, देश के विद्रोह की बात करता है, दंगे भड़काने की बात करता है। नमस्कार दोस्तों, आरटीटी के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम जो पॉलिटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं, आज हम मरीन ड्राइव्स में आए हैं राज के पुरोहित सर के पास। और चलिए जानते हैं 90s में मुंबई कैसा था और सर के बचपन के बारे में जानते हैं। 5 बार वो एमएलए कैसे बन पाए उसके बारे में जानते हैं। तो सर आप कैसे हैं? मैं राजस्थान में सिरोही जिला है, जी सर। उसमें एक बहुत छोटा गांव है। उस गांव में मैंने जन्म लिया, परंतु एक पावरफुल फैमिली में जन्म लिया। मेरे पिताजी एक बहुत पावरफुल व्यक्ति थे और उसके कारण मेरा जो एजुकेशन है, अगर बचपन की आपको याद दिलाना चाहो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जी सर। मैं स्कूल में नहीं जाता था, स्कूल मेरे घर पे आती थी और उस समय गवर्नमेंट के 2 मास्टर थे स्कूल में। ओके। तो वो गोली लेके मेरे घर पे आते थे और मुझे पढ़ाते थे। और बाद में स्कूल लेके जाना होता था, तो बोले चलो गोली खाएंगे, अब स्कूल आओ। इतना एक प्रभाव था। ज़मींदारों का देश आज़ाद हुआ था उस समय। धीरे धीरे परिवार का बैकग्राउंड के कारण जो मेरी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस जो पैदा हुआ, वो मेरे पिताजी के एक पर्सनालिटी थी वो, और समाज में मेरे पिताजी का जो स्थान था वो, उनका बहुत नाम था। और वो मैं रिच नहीं बोलूँगा, परंतु एक अच्छा शब्द है, खाते पीते घर के, अच्छे घर के, संपन्न घर के लोग हम थे। तो मैंने दूसरी तीसरी गांव में की, उसके आगे था नहीं। तो मैं 5वीं में सिरोही पढ़ने आया, जो जिला हेडक्वार्टर था। अब आपको बताऊं कि वहाँ पर मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक होटल ही खरीद डाला कि मेरा बेटा कहाँ रहेगा, वो क्या खाएगा, उसका कौन ध्यान रखेगा। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बॉम्बे गुजरात लॉज था, उसको उन्होंने खरीद लिया, पूरा होटल ही खरीद लिया। और बोले देखो भाई, तुमको कोई भाड़ा नहीं, कोई किराया नहीं, इनका खाना, इनको स्कूल जाने के लिए भेजना, लाना, नाश्ता पानी सब इन तुम्हें कराना, बाकी तुम होटल चलाओ, नफा कमाओ। उस ज़माने के हिसाब से रहने के उधर 2-3 रूम थे, 15-20 कॉट थे, मतलब वेल टू डू था। तो उसको मुझे एक वो बात थी। फिर मेरे पिताजी, उस समय बहुत फ़र्क था, एक रिक्शा भी नहीं था। आज 50 रिक्शे है, ज़माना अलग था। इट इज़ ऑफ लॉन्ग बैक, यू कैन से अराउंड 64-65। और फिर मेरे पिताजी पूरे गांव में, शहर में बाज़ार था करीबन 1.5 किलोमीटर। बाज़ार में सबको बोला हुआ था कि मैं उधार मांगूँ तो कोई मना नहीं करने का। कोई नाश्ते की दुकान हो, साइकिल की दुकान हो, या मिठाई की दुकान हो, चाय की दुकान हो, तो होता ही कम थे। 3-4-5 दुकानें थी, 3-4 मिठाई की दुकान थी, 2-3 नाश्ते की दुकान थी, ऐसा ही था। तो बोले कोई उधार मना नहीं करने का। और वो हर महीने आते थे और ट्रैक्टर पे आते थे। उस समय ट्रैक्टर बहुत कम हुआ करते थे। मैसी फर्गूसन मेड इन इंग्लैंड ट्रैक्टर था, लोग देखते थे और सिल्क के कपड़े पहनते थे, वेल टू डू थे। तो सब हर महीने पूरा उधारी मेरी गांव में चुकाते थे। वो माहौल में मैं बड़ा हुआ। और उस समय मुझे स्कूल छोड़ने के लिए और स्कूल से लाने के लिए एक साइकिल वाला रखा था।
तो वो साइकिल पे बिठा के मुझे स्कूल छोड़ता और स्कूल से वापस लेके आता था। उस समय मुझे खाना पीना नाश्ता होने के बाद भी 25 पैसे मेरा जेब खर्च था। 25 पैसे की चौवन्नी आती थी एक वो। अब आप बताओ इंटरेस्टिंगली आपके चैनल को, उस समय 5 पैसे में 1 किलो गाजर मिलती थी। 5 पैसे में 1 किलो कलिंगर मिलता था। 5 पैसे में 1 किलो टमाटर मिलती थी। 5 पैसे में 1 किलो खरबूजा उस ज़माने का भाव में। 25 पैसे में क्या आता था, और 5 पैसे में आइसक्रीम होती थी। तो आइसक्रीम तो मैं अकेला खाता था, पर ये 5-5 पैसे में गाजर, खरबूजा, कलिंगर, बहुत सारे दोस्त मित्र मेरे साथ हो जाते थे। तो एक बहुत बढ़िया माहौल में हुआ। पढ़ने में न मैं होशियार था न डफर था। आई एम एवरेज स्टूडेंट। दुनिया चल रही है, सब पिताजी ध्यान रखते थे, पर स्मार्टनेस बोलने में दबना नहीं, किससे अपनी बात करनी तो करने ये की। आपने सीखा कहाँ से? बचपन से। पीछे फैमिली का जो बैकग्राउंड था ना, वही ऐसा था। दबंग बैकग्राउंड, ज़मींदारी बैकग्राउंड, पिताजी का प्रभाव, तो वैसे ही आदमी दबता था। जी। तो गांव में भी मैंने कहा ना, मैं स्कूल में नहीं जाता था, स्कूल मेरे घर पे आती थी मुझे पढ़ाने के लिए। तो वो माहौल में मैं जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आया तो वहाँ भी मेरी बहुत अच्छी पहचान हुई। पर मैं व्यवहार में बहुत अच्छा था, इज्जत से बात करता था। तो मेरे साथ टीचर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर बोलते थे उस ज़माने में, उनके साथ वैसे अच्छा संबंध था। तो दे वर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, मेरे साथ कोऑपरेटिव बहुत करते थे। और पीछे का मेरा बैकग्राउंड था तो समझा कि स्पेशल चाइल्ड ट्रीटमेंट रहता था हर जगह पर। तो मैं पास हुआ। अब कैसे पास हुआ मुझे भी मालूम नहीं, पर मैं कोई साल भर पढ़ता नहीं था। एग्ज़ाम आती थी ना, उसके 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कुछ नहीं करता था, सिर्फ पढ़ता था। आज के भी बच्चे ये सब करते नो दोस्ती, नो कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वन मैन शो बस, ऐसा। और मैं पढ़ता था और पास हो जाता था। 8वीं क्लास मैंने पास की सर के पी स्कूल में। सब लोगों ने बहुत विदाई की और सब ने मिस किया मुझे। देखने में भी ईश्वरी कृपा से ठीक ठाक था, आकर्षण का केंद्र था। तो बाद में मैं डॉक्टर बनने की इच्छा हुई, तो बोले साइंस लेना चाहिए, तो बायोलॉजी लिया। वहाँ मैं फंस गया। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऊपर से जाते थे। बोले आप में फंस गए, तो 2-4 ट्यूशन रखे। तो स्कूल में ही पास करने का था, तो 9वीं तो पास हो गई। 10वीं में प्रैक्टिकल आ गए। मेंढक को चीरो, केमिकल मिलाओ, 1/2 2.24 ब्लॉक और कुछ। मैंने वो प्रिंसिपल को बोला, साहब आप कुछ भी करो, मुझे पास कराओ। मुझे पहला काम करना है लाइफ में, फंस गया हूँ मैं ये साइंस लेके, इसमें से मुझे निकालो। तो उन्होंने मुझे 2 ट्यूशन दिए बहुत अच्छे, और मैं जैसे तैसे ईश्वरी कृपा से 10वीं पास की। और पहला काम किया, उस स्कूल को छोड़ दिया, वे थैंक यू। और तुरंत जाके आर्ट्स में एडमिशन लिया। आर्ट्स 11 में मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया। जी। और वो मेरे ऊपर जो प्रैक्टिकल का डर रहता था ना, टीचर्स के हाथ में होते थे मार्क्स देने के, वो निकल गया। तो मैं शेर बन गया। फिर तो मैं आर्ट्स में एडमिशन लेने के बाद एक ही विषय कमज़ोर था मेरा, इंग्लिश। वो सबका था, मेरा क्या। और फिर मैं टीचर, प्रिंसिपल, जब इच्छा होती थी ना तो घंटी बजाते थे, टांग 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 टांग, छुट्टी। इतना एक
11th में ही मैंने लीडरशिप डेवलपमेंट ज़्यादा कर ली थी पूरी। और मैं जब 11th में था तो वहाँ की जो हमारी कॉलेज थी ना, उसमें इंटरफेयर करता था कॉलेज के स्टूडेंट में, इलेक्शन में। 11th में मैं कॉलेज की पॉलिटिक्स में आ गया था, हाई स्कूल में पर पॉलिटिक्स करता था, हॉस्टल पॉलिटिक्स। उन दिनों में राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में हॉस्टल पॉलिटिक्स बहुत पावरफुल हुआ करती थी। मारामारी भी बहुत होती थी, जातिवाद भी बहुत होते थे, सिटी वर्सेज हॉस्टल, हॉस्टल वर्सेज आरएसएस, आरएसएस वर्सेज हॉस्टल, हॉस्टल वर्सेज गर्ल्स, गर्ल्स वर्सेज हॉस्टल। मतलब लड़कियों को छेड़ना हॉस्टल वाले करते थे, तो उनके विरुद्ध में हम हो जाते थे कि नहीं, छेड़ना नहीं। ये मेरा ज़िंदगी का पहला, कमज़ोर का साथ देना और महिलाओं का साथ देना। तो ये जो हॉस्टल के लड़के थे तो बदमाश थे, होते ही थे, उनका कल्चर ही, हॉस्टल का कल्चर ही एक अलग होता था। तो लड़कियों को छेड़ते थे तो मैं उनसे भिड़ जाता था। अब भिड़ना था तो मेरे को अपना खुद का ग्रुप तैयार करना पड़ा था। तो मैं खुद अपने आप ताकतवर होने के कारण अपने आप ग्रुप तैयार हुआ। और उन दिनों में मैंने आरएसएस में जाना शुरू किया। तो आरएसएस के और मेरे विचार बहुत मिलते। मैं भी हिंदूवादी हूँ, उसमें हिंदूवादी नॉन हिंदूवादी कुछ था नहीं। साके में जाना मीन्स खेलने का, साका मीन्स खेलना, आरएसएस को साका बोलते हैं। साका मीन्स खेलना, अच्छे गीत गाना, देशभक्ति की स्टोरीज सुनना, ये था मैन। तो मैं सक्रिय स्वयंसेवक भी बन गया। और फिर मेरे पीछे पूरा संघ मेरे पीछे था। हमारे प्रचारक थे कि ये ब्रिलियंट लड़का है और ये अपनी विचारधारा को आगे लेके चल रहा है, तो इसका साथ देना चाहिए। जब छेड़खानी होती थी लड़कियों की, तो कुछ झगड़ा होता था, तो स्वयंसेवक सब मेरे साथ, आरएसएस के लोग तो मेरे साथ हो जाते थे। और उन दिनों में एबीवी भी आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो मुझे संघ के हमारे प्रचारक थे भैया जी, उन्होंने कहा तू एबीवी के बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो मैं जयपुर गया। उस समय जयपुर जाना बहुत बड़ी बात थी, 400 किलोमीटर था वहाँ जयपुर। बहुत, हमारे गांव से जयपुर इतना बड़ा था कि हम कल्पना भी नहीं करते थे कि क्या है ये सब। और दूसरा, आई वॉज ए वेरी बिग गुड स्काउट। स्काउट ने मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया बहुत। मैं प्रेसिडेंट स्काउट रहा। राष्ट्रपति से मैंने 2 बार, उस ज़माने के राष्ट्रपति से 2 बार प्रेसिडेंट भेज लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और मैं करीबन 16 कैंप अटेंड किए। बॉम्बे की जम्बूरी अटेंड की, चेन्नई की जम्बूरी अटेंड की, जो नेशनल लेवल पे जम्बूरी होती थी स्काउटिंग की, तो बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब एक ब्रिलियंट ऑफ ब्रिलियंट जो आदमी होता था। तो स्काउटिंग का आई वॉज द लीडर। फिर मैं संघ में आरएसएस के वजह से गांव में मेरी बहुत अच्छी छवि थी समूह में। फिर दबंग था तो हॉस्टल वालों के सामने मैं भिड़ जाता था। फिर एक समय ऐसा आया कि हॉस्टल वाले ही मेरे साथ हो गए कि भाई इसके तो लड़ तो सकते नहीं, पर यार काम का आदमी है, चलो इसके साथ ही रहते। और मैंने कहा तुम मेरे साथ रहो। तो उनके साथ में आने से आई एम बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द कॉलेज। संघ भी साथ में, शहर की सिंपैथी भी साथ में, जो लड़ने वाले लड़के थे ना, मारामारी करने वाले, वो भी सब मेरे साथ में। और पूरा बैकग्राउंड एकदम बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया तो कॉलेज में जाए तो नेतागिरी नहीं होगी। नेतागिरी करनी है तो स्कूल अटेंड नहीं, कॉलेज अटेंड नहीं होगा। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को बोल दिया, देखो मैं कॉलेज बॉटल अटेंडेंस मेरी परमानेंट लगनी चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे होता है? तो मैं रोज़ कॉलेज में धमाल करता था, एवरी डे। जो भी लेक्चरर होते थे ना, उनकी ऐसी गम तैसी बजाता था। तो उन्होंने बोला साहब इसका एब्सेंट रहना ही ठीक है, ये एब्सेंट रहेगा तो हम पढ़ा सकेंगे। तो प्रिंसिपल कम्प्रोमाइज हो। इतने में प्रिंसिपल का और कलेक्टर का झगड़ा हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। तो मैंने प्रिंसिपल का साथ दिया,
कलेक्टर के विरुद्ध में और आंदोलन किया और घंटी बजाई फर्स्ट ईयर में। सब 550-600 लड़के लड़के इकट्ठे हो गए। फिर दूसरी स्कूलों के भी घंटियाँ बजा दी, तो बच्चे हो गए 4-5 हज़ार। सबका मोर्चा लेके कलेक्टर के विरुद्ध में गया, कलेक्टर को दबाया। उस समय मेरे पास आया कि अरे सब अपना ही चलता है। धीरे धीरे एकदम इस्टेब्लिश लीडरशिप हो गई। फिर मैं जो भी प्रेसिडेंट होता था कॉलेज का, मेरा ही होता था। सुल्तान सिंह हो, सुमेर सिंह हो, वो जो उनको अगर किसी को भी जीतना होता था ना जी। तो मेरे कॉम्प्रोमाइज़ के बिना जीत नहीं सकता था। उसको मेरे सामने आके बोलना ही पड़ता था कि मेरी मदद करो, तो मैं उसकी मदद करता था। वो मेरा ही आदमी होता था। तो इट वॉज फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम शुरू किया। संघ का मैं काम करता ही था। फिर एक इमेज हो गई। फिर कॉलेज में एक छत्र राज हो गया, क्योंकि हॉस्टल मेरे साथ थी तो किसकी झगड़ा करने की ताकत थी नहीं। उस समय ही मेरे जनसंघ से कांटेक्ट हो गए थे। रघुनंदन व्यास और एक सिंधी थे, मैं नाम उनका भूल गया, बहुत ही देवता आदमी थे। उन्होंने मुझे हुआ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, गो हत्या विरोधी आंदोलन हुआ विश्व हिंदू परिषद का। तो मुझे आरएसएस ने जिम्मेदारी दी कि भाई आपको एक वो मीटिंग लेनी है। तो हम भी हॉस्टल में रहते थे। तो मैंने आप मीटिंग कैसे ले गए? तो वो जो सिंधी थे ना, उन्होंने हमको मदद किया 50 रुपये का। 50 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। कब की बात है सर? ये थी 71 72। तो गो हत्या का हमको क्या मालूम, दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ था। तो विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग लो। तो दरिया बिछाई, हॉस्टल से ही दरी लेके गए, फिर बिठाई, फिर हॉस्टल से टेबल लेके गए साइकिल के पीछे डाल के जी। और 2 कुर्सियाँ लगाई, एक बोलने वाला आया और हम बोले। वो वजह फर्स्ट मीटिंग, ऑफिशियली मीटिंग। कितने लोग आए थे सर? विश्व हिंदू परिषद बाजार के 20-25 लोग खड़े हो गए आके, और 20-25 लोग बैठ गए थे। इतना ही होता था मसाला उतना। पर पहली बार बोलना, स्पीकिंग था ना, वो पहली बार माइक पकड़ा। बोलता था पहले स्टूडेंट में, ऐसे में, परंतु माइक में बोलना पहली बार, भगवान याद आ गए माइक पे बोलने के पहले। फिर उन्होंने बोला, बोल गो हत्या के विरोध में, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ईजी था, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। किसी की माँ का दूध पिया है तो सामने आके बात करे। तो ऐसे जोश भरे तो थे ही थे। तो ऐसे नारे बोलने शुरू किए और माइक पकड़ना शुरू हो गया, मीटिंग लेना शुरू हो गया। ये दरमियान एक तरफ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शुरुआत हुई। मुझे जिम्मेदारी मिली सिरोही, जालोर, पाली 3 जिलों की, और मैं प्रमुख हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी। प्रमुख क्या था, कोई था ही नहीं, मैं ही था प्रमुख। कौन था? जो नहीं गए, कोई कंपटीशन था, मैं ही बॉस, कोई था नहीं। अंधों में काना राजा मैं ही था, तो हो गए प्रमुख। तो उधर स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख, अपने बिना किसी का पता नहीं हिलता था। फिर गेम्स में हमने कॉलेज में आंदोलन किया। क्या के लिए मालूम है? एक ग्लूको बिस्किट आते हैं ना, हाँ, ये आधा पेड़ा नहीं मिलना चाहिए, पूरा पैकेट मिलना चाहिए खिलाड़ियों को। साइकिल स्टैंड होना चाहिए। मांग क्या थी? साइकिल स्टैंड नहीं था कॉलेज में, साइकिल स्टैंड होना चाहिए जिसमें आधी साइकिल जाती है और साइकिल खड़ी रहती है। और दूध, पूरा गिलास दूध मिलना चाहिए, चाय नहीं, खिलाड़ियों को। ये आंदोलन, वो प्रिंसिपल झुक गया, मेरा ही था, कॉम्प्रोमाइज़। बोला हाँ दूध देंगे, बोले बिस्किट भी दो। तो और कॉलेज में रौब जम गया। इस दरमियान एक नई चीज़ डेवलप हुई जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैं उस जंक्शन में था और जयप्रकाश नारायण मूवमेंट खड़ा हुआ। जेपी का मूवमेंट धीरे 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 जोर पकड़ने लगा। सर ये मूवमेंट हुआ क्या था? जयप्रकाश नारायण मूवमेंट इंदिरा गांधी के विरोध में, भ्रष्टाचारी है इंदिरा गांधी, ये इमरजेंसी की बात है? इमरजेंसी के पहले की, ओके जिसके कारण इमरजेंसी लगी। जी। तो उनके पास स्टूडेंट लीडर चाहिए था। तो उस समय ये आपके कैसे समझोगे आप, मैं ये बात बहुत गंभीर रूप से बोलता हूँ, ये हर कोई नहीं समझा सकेगा और हर कोई नहीं बोल सकेगा। एक पीरियड था 1970-75, इट वॉज ए एज ऑफ यूथ, इट वॉज एज ऑफ स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर, एक नया नारा दिया था जेपी मूवमेंट ने। जी सर। स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर, मैं बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ, और वो वहीं नहीं था। और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश में तूफान में आ गई। तो सबसे पहला, आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, सबसे पहला देश में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अरुण जेटली जो अपने मिनिस्टर हुए ना, सेंट्रल मिनिस्टर, अरुण जेटली जीते। और व्हाट क्या हैंडसम आदमी थे, मुझे मालूम है आज भी। उनका जो ड्रेस था, ब्लैक पैंट थी और ग्रीन शर्ट था। और दूसरा राजकुमार चौधरी जयपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो गया, नहीं चौधरी था, नाम दूसरा था, चौधरी प्रेसिडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो गया। और राजकुमार ओझा जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो गया। तो दिस इज द एज ऑफ यूथ। मैं आपको क्या बताऊं तुमको, जी सर। किसी की हिम्मत नहीं थी बस स्टैंड, गाड़ी में टिकट पहुंचने की। भारत माता की जय, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद जिंदाबाद, वो टीटी बोलता था, ट्रेन में होते थे, बैठिए बैठिए साहब बैठे। नोबडी वॉज डिमांडिंग टिकट, न रेलवे न बस न कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हम बस डिपो से कई बार बस लेके चलते थे, चलो अभी बस का टाइमिंग है ना, तुम लिख देना कि बस जा रही है, हम बैठते थे। हमने कांग्रेस को चैलेंज कर दिया, मुख्यमंत्री को, कि माँ का दूध पिया तो आ जाओ। तो सर इसीलिए इमरजेंसी हुआ? हाँ, इमरजेंसी, आई एम कमिंग इन वन। जी जी जी। अच्छा, एक स्टूडेंट पावर पैदा हो गया। ओके। चीफ मिनिस्टर को चलते हुए स्टेज पर उसको धक्का मार के, पाँव ही लात ही मारी थी एक्चुअली, तो चीफ मिनिस्टर को नीचे गिरा दिया। दैट वाज स्टूडेंट पावर। गवर्नर की गाड़ी रोक दी। हमारी उम्र क्या थी, 14, 17, 18 साल, 19 साल। और फिर देश में जयप्रकाश नारायण मूवमेंट फैल गया, हो गया। आपको मैं, आपने कहा ना कुछ इंसिडेंट मूवमेंट लिखने चाहिए। गुजरात के इलेक्शन हुए, जनता पार्टी जीत गई, जनता दल, और बीजेपी का जनसंघ का नेशनल एग्जीक्यूटिव का माउंट आबू में अधिवेशन हुआ। वुड यू बिलीव, मैं 20 साल का था और मैं पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव का इंचार्ज बनाया 20 ईयर्स में। अटल जी का, अडवाणी जी का, राजमाता सिंधिया जी का, भैरू सिंह जी का, मुखर्जी का, ये सब लोग, मैं इंचार्ज पूरे नेशनल मीटिंग का। और मैं 25-30 लड़के लेके गया कॉलेज से और पूरा मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। और याद बताऊं, मैं और अटल जी सवेरे घूमने गए माउंट आबू में, नक्की लेक में। जी। आए तो बच्चे चाय हो जाए, मैं कहा ठीक है साहब पी लेते हैं चाय। तो एक बागड़े वाला था माउंट आबू में, अभी हज़ारों दुकानें हैं, वहाँ चाय पीने बैठ गए। दोनों ने चाय पी, होटल वाले ने पहचान लिया। तो अटल जी जेब में हाथ डाला, मॉर्निंग वॉक में निकले थे, कुर्ता पजामा था उनका भी, और अब हम लोग उनकी ड्यूटी पे थे। तो मेरे पास भी 2-4 रुपये थे, वो रूम में थे। तो मैंने कहा पैसे तो नहीं, होटल वाले को पैसे, भाई हम ला के देते हैं पैसे। अरे नहीं साहब, आप बोले आपने चाय पी, मैं ऐसा ना। फिर अटल जी बोले अखबार चाहिए पीना, देखना है। तो एक ही पेपर आता था, राजस्थान पत्रिका। मैं दौड़ के उधर लेके आया। लेकर के आया, वो बोलने के पहले तो मैं पेपर लेके 500 मीटर दूर हो गया।
वो समझा कोई बदमाश आदमी लेके भाग गया। फिर मैं जाके पैसे दिया चवन्नी, और वो 20 पैसे लगे चाय के, 10 पैसे 5 पैसे लगते थे, और 5 पैसे में न्यूज़पेपर आता था। तो अटल जी के साथ का इंसिडेंट मेरा बहुत पेपरों में और न्यूज़पेपरों में छपा उस समय। और फिर थोड़े दिनों बाद इमरजेंसी लग गई। सर इमरजेंसी में क्या हुआ? इमरजेंसी में इंदिरा जी इलाहाबाद में कोर्ट केस में हार गई और उनको इस्तीफ़ा देना था। इंदिरा जी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और आधी रात को प्रेसिडेंट से इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी कि पूरे देश में इमरजेंसी हो गई है। और जितने भी नेता थे विरोधी पक्ष के, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता, जो भी, जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरे, सबको जेल में डाल दिया और सब अखबार बंद कर दिए। मतलब पूरा कंट्रोल, मतलब एवरीबडी वॉज इन जेल, हजारों लाखों लोग। हम भी स्टूडेंट थे, हमारे भी वारंट नहीं चला आंदोलन के। आरएसएस के ऊपर बैन कर दिया, आरएसएस के सारे नेताओं को आप जेल में गए? पकड़ लिया, हाथ गए, और बाद में फिर पैरोल पे छूट गए। कितने दिन के लिए? हम थे 2.25 महीना, 2.25 महीना रहे अंदर। पेरू सिंह जी भी साथ में थे जेल में जोधपुर, और पैरोल में फिर हम छूटे तो हम वापस उधर गए ही नहीं। फिर मैं ट्रक के अंदर छुप के आ गया अहमदाबाद में ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन में बैठ के मुंबई आए। मुंबई से देखा कि तकलीफ है इधर, तो चेन्नई गए। चेन्नई कोई पसंद नहीं आया ज़्यादा हर दृष्टि से, बहुत परेशान हो गए। बोले मुंबई चलते। मुंबई आए तो रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला बोरीवली में, और फिर यहाँ ही इतनी बरसात हुई, 26 दिन तक बरसात ही बंद ही नहीं हुई। और राजस्थानी आज भी ज़िंदगी में बरसात देखी नहीं। आप क्या नहीं सही थी? पागल हो गए। कपड़े धोने दिए थे तो आवे ही नहीं कपड़े उसमें ना ड्राई क्लीनर्स था ना धोबी हुआ करते, तो उसमें आए ही नहीं। फिर 26-27 दिन के बाद ट्रेनें बंद, ये बंद। पर हमने कहा था कि राजस्थान में जाएंगे तो अरेस्ट होना है, पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमने लॉ ज्वाइन किया, पहले केसी कॉलेज में, केसी लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। जी। फिर थोड़े दिन रिश्तेदार के यहाँ रहे। फिर बांद्रा में एक प्राइवेट हॉस्टल था, न्यू टी के हॉस्टल, सिंधी हॉस्टल था, वहाँ रुके। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल में गए सी रोड पे। फिर केसी कॉलेज छोड़ दिया, फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पकड़ा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का इज्जत मतलब इंडिया में नंबर 1। तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में आए। गवर्नमेंट में लॉ आए तो इमरजेंसी थी तो चुप ही रहते थे, और जब चुनाव आए फिर हमारा असली रूप सामने आया। ज़ोरदार काम किया रतन सिंह राजा का, राम जेठमलानी जी का, और राम जेठमलानी की ध्यान में आ गए कि लड़का ज़ोरदार है। हरेश जगतानी हमारे प्रोफेसर थे, उनके ध्यान में आया कि लड़का ज़ोरदार है, और मैंने उनके लिए बांद्रा में बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ की, बहुत मारामारी की, बहुत धमाल किया है, बहुत झगड़े किए, क्योंकि उसमें कांग्रेस की गुंडागर्दी थी, और गुंडागर्दी के सामने उनके पास लोग नहीं थे लड़ने वाले। जी। तो हम उनके लिए बहुत लड़ाइयाँ की, और मेरे साथ पूरी हॉस्टल थी, हॉस्टल के लड़के थे। मैंने ज़बरदस्त यहाँ भी बहुत काम किया, मुरली देवरा के विरुद्ध बहुत लड़े, और रतन सिंह राजा को विजयी बनाया। वो था बेवकूफ़ी, MP था, पर क्या है, बस ऊपर का हिस्सा था ही नहीं। हाँ, परंतु वो काम करना था। उस समय में इंदिरा जी अडवाणी करके संघ के इस एरिया के इंचार्ज थे, उनके लीडरशिप में हम काम करते थे। और फिर हॉस्टल में भी एडमिशन हो गया। फिर हॉस्टल में एक्टिव पार्ट हुआ, तो फिर इमरजेंसी ख़त्म हो गई 77 में, 95-70। जनता दल आ गया, फिर हम खुल के सामने आए।
फिर लड़कों को सबके लगाना, यार ये तो जेल में रह क्या है, ये तो स्टूडेंट लीडर है। फिर सब परिवार को, लोगों को भी, और उस समय जनता दल में भी पता चल गया। इंद्रू उडवाणी आरएसएस फिर शुरू हो गया, आरएसएस में काम करना शुरू किया जोर में। इधर यहाँ पर चर्च गेट में शाखा लगती थी, जी। हाँ, तो वहाँ पर काम करना शुरू किया। फिर कोलाबा में शाखा लगती थी आरएसएस की, वहाँ पे काम किया। इमरजेंसी में बहुत बड़ा काम किया। सुषमा स्वराज से कांटेक्ट हुआ और प्रफुल्ल बख्शी से कांटेक्ट हुआ और कई सारों से लोगों से कांटेक्ट हुआ। खुलना मतलब जो अंदर दबा हुआ राजकीय पुरोहित था ना, वो खुल के आया वापस, जो पहले राजस्थान में था जेपी मूवमेंट में। यहाँ तक मैं ये जेपी मूवमेंट का जयप्रकाश दानंद जी के साथ सुरक्षा से की दृष्टि से मुझे रखा था। यहाँ तक मैं राजस्थान में स्टूडेंट लीडरशिप में पहुँचा। मतलब उस समय जेपी के साथ कोई रहना चाहिए तो मुझे रखा उन्होंने। जेपी मूवमेंट का माहौल था, इट वॉज अनबिलीवेबल, जिसका डिस्क्रिप्शन करना भी मुश्किल है। और ये स्टूडेंट आए, फिर मैं प्रेसिडेंट बना गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल का, फिर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गए एलएलएम करने, वहाँ भी प्रेसिडेंट बना। फिर 78 में आईएएस और आईपीएस करने के चक्कर में दिल्ली गए, तो जेएनयू में गए। आई जॉइन जेएनयू इन, इस बात सरप्राइज, लोगों को विश्वास ही नहीं होता। लॉ, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं उसको, मैं अभी ध्यान में आ जाएगा। एक था, एडमिशन लिया आईएएस आईपीएस करने के लिए। वहाँ पर हॉस्टल चाहिए था अपने को दिल्ली में रुकने के लिए, तो जेएनयू में एडमिशन लिया। मेरे दूसरे दोस्त भी वहीं आ गए थे सब लोग, तो हम साथ में थे। फिर राउज कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, नंबर 1 इन इंडिया। उसका कोई मुकाबला नहीं था। जो राउज कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता था वो आईएएस आईपीएस बन ही जाता था। और सर कब की बात है ये बात है 78 की, लॉ करने के बाद। और उसमें विजय पाटीदार, दूसरे काफ़ी सारे आईएएस बने। मीरा बोरवनकर जो महाराष्ट्र में आईपीएस ऑफिसर थी ना जी, और अभय बोरवनकर उसके हस्बैंड पूना वाले, वो मेरे क्लास में ही थे। वहाँ पर दोनों हम सेम ही बैच में थे, राउज कोचिंग क्लास में। वहीं हमारी दोनों दोस्ती हुई, मित्रता हुई वहाँ पर। फिर एक सर्कल बहुत बड़ा हो गया। राम जेठमलानी, हरीश जगत्यानी और इनका सर्कल भी धीरे धीरे बहुत बड़ा हुआ। फिर मुझे बता दिया था कि तुम तो पास भी करोगे ना तो तुमको सर्विस में लेंगे नहीं, क्यों? आरएसएस का बैकग्राउंड है तुम्हारा। तो फिर मेरा थोड़ा मन कम हो गया, वापस बॉम्बे आ गया मैं 80 में। और 6 अप्रैल 1980 में जनता दल के अंदर झगड़े हुए ड्यूल मेंबरशिप को लेके, आरएसएस मेंबरशिप और जनता दल मेंबरशिप। चौधरी चरण सिंह और उस समय कई मुरारजी और सब झगड़े, मारा मारी, आपस में जनता दल टूट गया। और बीजेपी उस समय जनसंघ अलग हुआ, जनसंघ अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 1980 में। तो मैं उस समय हॉस्टल में था, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में। आई बिकम फर्स्ट यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी इन सिटी ऑफ मुंबई इन हिस्ट्री, इन बीजेपी यंगेस्ट। ओके। मैं बहुत यंगेस्ट रिकॉर्ड तोड़े मैंने, बहुत। और फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना पूरा साउथ बॉम्बे का। और फिर बहुत संघर्ष किए, बहुत। पहला जो अधिवेशन बीजेपी का हुआ, समता अधिवेशन बांद्रा का, जो बहुत फेमस हुआ, जी जी, उसमें ये जो अभी बीजेपी वाले थे ना, ये तो आधे पैदा ही नहीं हुए। जो अभी बहुत सारी लीडरशिप जो है ना, उसमें जब 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जी सर, तो उस समय इंद्रू जी और स्वरूप चंद गोयल और वेद प्रकाश जी गोयल, पीयू जी के पिताजी, और इस समय मुंबई में जो करता थे राम नायक जी, जयवंती बेन मेहता, प्रेम शर्मा, नानू भाई, स्वरूप चंद जी गोयल, ये सब में नेता हुआ करते थे।
5-7 लोग मैन थे। वेद प्रकाश जी गुप्ता और विनोद गुप्ता, वेद प्रकाश जी गोयल, ये 5-7 लोगों का एक बड़ी लीडरशिप थी। तो साउथ बॉम्बे में जयंती बहन थी, स्वरूप चंद जी थे, प्रेम कुमार शर्मा थे। तो उन्होंने कहा कि किसी यूथ को बनाना चाहिए। तब तक मेरा नाम सब जगह संघ के माध्यम से और युवा लीडरशिप के माध्यम से, और 1977 में जो मैंने चुनाव किया था ना काम, उससे मैं सबकी नज़रों में ब्लू आइड बॉय बन गया था। और उसमें यूथ थे ही नहीं, कोई लोग थे ही नहीं। इतना छोटा सा बीजेपी था जनसंघ, जो आज जो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं था, छोटा सा बीजेपी था। तो उस समय उस संघ के प्रचारक जो लोग सब ने कहा कि इनको पहला बनाना चाहिए। मैंने कहा मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। नहीं, बोले बनो। तो मैं आई थिंक 23-24 साल का था, 22 साल का होऊंगा, हाँ। तो मैं बन गया जनरल सेक्रेटरी, और मैं रोज़ मीटिंगें अटेंड करता था। धीरे धीरे बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी था तो इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी था ही ना। धीरे धीरे एक्टिव पार्टिसिपेशन, आंदोलन, मैंने कहा ना समता अधिवेशन हुआ था जी। तो मैं युवा था दौड़ने वाला। जो आज जो मैं ये जो लीडरशिप दिख रहे हैं ना, जी। ये था ही नहीं। उस समय प्रकाश यंग था, किरी सोमैया यंग था, उस समय मधु चौहान यंग था, उस समय दूसरे भी मधुकांत थे, फिर 3-4 और बड़े थे जिनको अन्याय नहीं हो जाएगा, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। अशोक अडवाणी जी 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 जी। सबसे फादर फिगर थे। अशोक अडवाणी जी, राम नायक, वेद प्रकाश गोयल, ये सब फादर फिगर थे। फिर देवलेकर जी थे, मधु देवलेकर जी। वो थे। फिर ऐसे ये सीनियर लीडर थे, परंतु हम काम करने वाले, दौड़ने वालों में हम लोग थे सब। एक एमएलए भी थे पर चैम्बूर के थे, ही डाइड। तो वो जो टीम थी, तो वो पीरियड को भी कितना साल हो गए, 80 को आज देखा जाए तो 43 ईयर्स हुए। तो 43 ईयर्स वाले तो जो उस समय 43 वो तो हो गए, राम राम हो गए। या जो पैदा हुआ होगा तो वो 43 ईयर्स का है। अगर उस समय 20 होगा तो अभी 63 का होगा जी। कुल मिला के, मतलब आप समझे ना। तो आई वॉज योर यंगेस्ट। तो मुझे बहुत लाड भी मिला, प्रोटेक्शन भी मिला, प्रमोशन भी मिला, पुशिंग भी मिली, और जो मैं काम हाथ में लेता था ना, वो मैं बहुत करता था। सर, उस समय मुंबई के टाइम पे जो गैंगस्टर्स पैदा हुए थे, जो इतना मुंबई को कहते हैं ना कि हर जगह हर एक गली में मर्डर्स होते थे, तो उस समय कैसा होता था? 19 में, हाँ, फिर क्या हुआ, 1984 में चुनाव आए कॉरपोरेशन के। तो यहाँ पर सिटिंग कॉरपोरेटर थे विनोद गांधी, उनका टिकट काट के मुझे टिकट दिया। तो उस समय मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में, और इस एरिए से चुनाव ये टिकट को मुझे कालबाजी से टिकट मिला। तो ना तो मैं किसी को जानता था, न एरिया जानता था, पर यंग था, 24। आकाश जो मेरा बेटा है वो भी 24 साल में कॉरपोरेटर बना, सेम एरिया से। मेरा बेटे को भी वही एरिया से कॉरपोरेटर बना जो मैं बना था 24 साल में। तो मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत लोगों के मन जीते, पर यहाँ लोग जिनका टिकट कटा था वो भी नाराज़ थे। जी सर। विनोद गांधी भी नाराज़ थे, एक मूलचंद जी शुक्ला थे, वो उनको आशा थी कि उनको टिकट मिलेगा, इसलिए वो भी नाराज़ थे। तो हम अकेला राम थे। तो जयंती बहन ने और स्वरूप चंद गोयल जी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे उस समय, और मुझे उस समय के कुछ नए लोग जुड़े थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। और मेरी डायनामिज्म, मतलब मैं एक दिन में कभी कभी करीब 50 बिल्डिंग चढ़ जाता था, 50 बिल्डिंग्स, 6ठे माले तक, 7वें माले तक, 50 बिल्डिंग एक झटके में सबको मिलते। और वो आकर्षण, यूथ, एग्रेसिवनेस, और
79,000 में चुनाव जीता, 79,000 ओनली, 70,000, 79,000 मतलब 80,000 में एक का इतना चुनाव। वो उस समय वो भी था, गिना जाता था, पर लोगों ने खूब सपोर्ट किया। और आपको बताऊं, पूरे शहर में मैं अकेला जीता, हॉस्टल में रहते हुए जी। पूरे शहर में मैं अकेला जीता। आई एम द ओनली पर्सन। कहाँ? अप टू घाटकोपर, अप टू बांद्रा। रामदास नाइक उधर जीते थे बांद्रा में, मैं अकेला जीता 3। तो एकदम पूरे। और जो स्वागत हुआ ना, मुझे लगता है कि किसी बड़ी बड़ी हस्ती को आज तक स्वागत नहीं रहा होगा। 3-4 किलोमीटर तक लोग, पायधुनी से लेके मेट्रो तक पब्लिक ही पब्लिक थी। जब जीप पे जिसको चढ़ा था वो जीप भी टूट गई, खत्म। लोग इतना उत्साह हुए थे। और मैं 611 वोट से जीता। और मेरे सामने पावरफुल लोग थे, उस ज़माने के दादा लोग थे इस एरिए के। आपको डर नहीं लगा? बाबू भाई बार डरना मेरे जिन में नहीं है। जी। हाँ, मैं 2 चीज़ें मुझे भगवान ने दी थी, एक टाइम और एक डर। मेरे पास समय नहीं रहता कभी, मैं रात भर काम करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, मेरे पास समय नहीं होता कभी। और दूसरा, मैं डरता नहीं हूँ, भगवान को बहुत डरता हूँ। परंतु न दाऊद के बाप से डरा, न दाऊद से डरा, न किसी नेता से डरा, न चीफ मिनिस्टर से डरा, न मुझे कहे सामने कोई भी खड़ा हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीफ इंजीनियर हो, सो होगा तो होगा, सो वॉट, क्या सो वॉट। मैं बचपन से इतना तमाशा देख के आया था ना। अब जयप्रकाश नारायण मूवमेंट के साथ जो आदमी रहा होगा वो दूसरों से क्या डरेगा। जो जयप्रकाश नारायण के, अरुण जेटली वॉज यंगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, यंगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया था। 6 दिसंबर का चलो दिल्ली रैली, बिगेस्ट हिस्ट्री में सबसे बड़ी मीटिंग बोट क्लब दिल्ली में हुई, उसमें हम गए थे। और मैं 400 लोगों को बिना टिकट के लेके गया था। 400, माई एज वॉज 21 ईयर ओल्ड। 400 लोगों को दिल्ली लेके गया, 400। और पहली मेरी मुलाकात हुई थी अरुण जेटली से, फर्स्ट मीटिंग। इट वॉज ए यूथ। लालू प्रसाद के नाम आते हैं ना, नानाजी देशमुख, लालू, ये नितिन, ये सब उस जमाने के नाम हैं। उस समय हमारी ओर से नाम आता था नानाजी देशमुख का, आप समझे ना। वो और वो दूसरे एक थे, वो उनका नाम आता था। तो वो फिर मैंने कॉरपोरेशन में बहुत अच्छा काम किया। फिर मैंने जूने मकानों के भाड़ूतों की समस्या उठाई। और आई एम लीडर ऑफ द बिकम द लीडर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, मुंबई भाड़ूत एकता संघ मैंने बनाया। फिर मैं राजस्थानी समाज के लीडरशिप बना लिया। फिर मैंने व्यापारियों से बहुत कांटेक्ट किया, तो व्यापारियों की समस्या बहुत हुआ करती थी। उनके लिए व्यापारियों ने मुझे अपना नेता मान लिया, भाड़ूतों ने अपना नेता मान लिया, आम पब्लिक ने नेता मान लिया, गरीबों ने अपना नेता मान लिया, उत्तर भारतीयों ने अपना नेता मान लिया, सारे समाजों ने, क्योंकि मैं था। नो बड़ी, नो कॉम्पिटिशन। सर, उस समय आपके अंदर क्या लीडर क्वालिटी थी कि लोग आपसे पीछे हो जा रहे थे? मदद करने की। जिसने भी मदद मांगी ना, पुलिस स्टेशन चलना, चलो, कॉरपोरेशन चलना है, चलो, झगड़ा करना है कि कोई मार, चलो, आंदोलन करना है, चलो। ये पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया, हालत ख़राब करके रख दी। MN सिंह DCP थे, वो आके माफ़ी मंगवाई मैंने। जब मैं कॉरपोरेटर भी नहीं था तो LT मार्ग पुलिस स्टेशन का हमने घेराव किया। तो टेरिफाइंग इफेक्ट था मेरा। और जनसंघ में नए लोग पैदा लाए, भीड़ इकट्ठी हो गई। मेरे देख के आधी भीड़ इकट्ठी होती थी। लोग बोलना, चालना, भाषण, कॉटन एक्सचेंज में करना, रोड रोकना, आंदोलन करना, बस स्टॉप रोक, गाड़ियाँ रोकना। वो उस ज़माने का आंदोलन का समय था। जनसंघ का, BJP का आंदोलन का पीरियड था। उस समय हम सत्ता में तो कहीं थे ही नहीं ना।
तो आंदोलन का पीरियड था उस, तो आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जेपी मूवमेंट, जी सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस का प्रोडक्ट था मैं। फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम आरएसएस प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द जेपी मूवमेंट प्रोडक्ट, एंड फोर्थ प्रोडक्ट आई एम द प्रोडक्ट ऑफ बीजेपी प्रोडक्ट, एंड फिफ्थ प्रोडक्ट संघर्ष का प्रोडक्ट। संघर्षों में मैं बड़ा हुआ, बहुत संघर्ष, और उन दिनों में मेरी राजमाता सिंधिया जी से पावर ऑफ अटर्नी करके मेरी अपॉइंट हुई, राम जेठमलानी के साथ काम करने का मौका मिला। तो कॉन्फिडेंस लेवल, और मैं था, वहाँ कोई था ही नहीं। बीजेपी में कुछ बहुत छोटी बीजेपी थी, आज जो बीजेपी वटवृक्ष दिखती है ना, ऐसी नहीं थी, छोटी बीजेपी थी, कोई था ही नहीं, और मेरा बहुत चलता था। तो और सब लोग मेरी बात मानते थे। सर डाउट के टाइम पे क्या हुआ था? फिर 80 में मैं 90 में एमएलए का इलेक्शन आया, एग्रेसिवनेस से जीत गया, पहली कॉर्पोरेटर बना, पहली बार ही एमएलए बना। और उस समय अंडरवर्ल्ड के साथ झगड़ा शुरू हुआ कि जो लोगों को गुंडे लोग मकान खाली कराते थे, या जो लोगों के पास खंडनी के लिए पैसा मांगते थे। खंडनी मतलब सर? ब्लैकमेल, पैसा दो हमको, प्रोटेक्शन मनी, हफ्ता इज ए डिफरेंट थिंग। खंडनी दूसरा होता है, गोली मार देंगे नहीं तो पैसा दो, उसको खंडनी। हफ्ता तो आप यहाँ पर लॉरी लगाते हो, केले की लॉरी लगाते हो और हमको हफ्ता, वो हफ्ता होता है। जी। बंदूक की गोली पे मांगेंगे, वो खंडनी होती है। जी सर। तो वो उस दिनों में शुरू हो गया था, और अंडरवर्ल्ड का शुरुआत थी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। 85 से बिगिनिंग ऑफ अंडरवर्ल्ड थी। अब हुआ क्या कि एक चार्टर अकाउंटेंट को उठा के लेके जा रहे थे दाऊद के गुंडे, कहाँ से? यहाँ मेरे सामने से, बाबूगंज रोड, नवीन अमान गली है, इधर मैं वहाँ से राउंड ले रहा था। मैं घूमता रहता था, यंग था, काम धंधा था नहीं, वकालत छोड़ दी थी, थोड़ी बहुत थी, पिताजी का सपोर्ट था, घूमते रहते थे, लोगों के काम करते रहते थे। तो मेरे पाँव पकड़ लिया उसने, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्या हुआ? मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, ये दाऊद के गुंडे मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैंने दाऊद के गुंडे को ऐसा पकड़ा, क्या रे फड़वे, किसको लेके जा रहा है? चार्टर अकाउंट को लेके जा रहे थे। आई वो था 25 से 20 साल का था उसे। तो उसने कहा हमारे बीच में मत आओ, पछताओगे। हट, मैंने कहा पछताने की बात छोड़, हम किसी के बाप से पछताते नहीं हैं ना डरते हैं, चल तेरे दाऊद की औलाद हो, चल चार चोट इसको। और दोनों की मैंने मुंडी पकड़ी, दोनों की। मेरे साथ भी लड़के रहते थे जी। हाँ, तो हमने दोनों को धक्के ठोकते ठोकते यहाँ तक लेके आए। वो हमारे को बोले रुक जाओ, हमारे से टक्कर लेना ठीक नहीं है। हट बोले, जो जो देखा जाएगा, जब तेरी तक। और उसी को छुड़वा दिया हमने उसको। उसके बाद हमारा और उनका अंडरवर्ल्ड का शुरू हो गया। फिर एक धमकी आई कि तुमने सीए को टेलीफोन पे, मेरा ऑफिस इसके ऊपर, ठीक काम नहीं किया, कल 2 बजे क्या होता है वो देखो। तो मैं ठीक है, आ जाना, आ नहीं जाओगे तो ऊपर जाओगे। तो फिर मैंने राम नायक जी को फ़ोन किया और फिर हंसूड़वानी जी को फ़ोन किया। मैं कहा हंसू जी ऐसा ऐसा था, ऐसा मैंने एक सीए को छुड़वाया, तो ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले चलो रुको। तो दोनों आए कमिश्नर से मिलने के कि भाई ऐसा ऐसा 2 बजे ख़त्म करने का उसने सब बोला है। तो उस समय बहुत गुंडागर्दी बहुत चलती थी। तो उन्होंने जोशी करके एसीपी को इंचार्ज किया, जोशी, कि जोशी इनका देखो। तो जोशी ने साहब 2 बजे, ये सामने बिल्डिंग है ना, इधर चारों तरफ पुलिस लगा दी पूरी। मेरे ऑफिस में मैं टेबल पे बैठता था, वहाँ ऐसे बालकनी में बैठता था, ऊपर इसके ऊपर, वहाँ पर वो सब तमाशा हुआ। नेक्स्ट डे 2 बजे तक उसका फ़ोन आया, बाप लोगों को बुला दिया ना,
मैंने कहा तुमने कहा था कि मैं 2 बजे तुझे ख़त्म करूँगा। पुलिस आया तो मैं तो पुलिस को बताया, ठीक है दूसरी बार देख लूँगा। मैंने कहा आ जाना आप, आज तेरी माँ का दूध पिया हो तो आ जा। उसने मुझे बहुत गाली दी तो मैंने भी उसकी माँ बहन को बहुत गाली दी। देखो आगे क्या होता है। मैं कहा जा जो होगा जो हो जाए। फिर ये चलता रहा थोड़े दिन तक। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। मुंबई में बहुत चीज़ें डेवलप हुई। 90 में जब मैं 5 में मिनिस्टर बना जी। तब मुंडे जी बने होम मिनिस्टर, और मुंडे जी ने तय किया कि अंडरवर्ल्ड को, और मुंडे जी ने विधानसभा में कहा या तो रहेगा मुंडे या रहेंगे गुंडे, और जहाँ मुंडे वहाँ गुंडे नहीं होंगे। विधानसभा में उन्होंने कहा था या तो रहेगा मुंडे या रहेंगे गुंडे, और जहाँ होगा मुंडे वहाँ नहीं होंगे गुंडे। और इनकाउंटर शुरू हुआ, और मैं मुंडे जी के साथ वाला मिनिस्टर था। रोज आपके सामने दिन हुआ है सर कभी इनकाउंटर? मेरे कहने पे बहुत हुए, सामने नहीं होता है वो इनकाउंटर, ऐसे नहीं होते। इनकाउंटर वो पुलिस अपना स्टाइल से करती है, उनका एक अपना तरीका है, उसमें जितना कम बोले उतना अच्छा है, पर वो उनका अपना हिसाब होता है। उन्होंने तय किया कि इसको करना है तो वो फिर अपने हिसाब से वो करते हैं। बहुत लोगों को हुए। हमारे इस एरिया को व्यापारी समझते थे ना, व्यापारी। यहाँ कम से कम 20-22 टपोरियों को। एक गुंडा तो मेरे को घर पे धमकी देने आ गया। फिर आपने क्या किया इसका? नीचे तो हाँ, मैंने कल आएंगे, कल आकर देखता हूँ। तो बोले मैंने कहाँ हो? तो बोले पाइधोनी पुलिस स्टेशन के सामने। मैं कहा मैं आ जाऊँगा। मैं गया, कहाँ गया? बोले ठीक नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक नहीं किया तो कल क्या कर रहे हो? मैंने उसको पूछा कल क्या कर रहे हो? कल पार्टी है। तो मैंने कहा शादीशुदा तो हो नहीं तुम, तो माँ से मिल लेना। सच्ची बात बता रहा। हाँ सर। मैंने कहा माँ से मिल लेना, दर्शन कर लेना माँ के। उसके समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। जी। मैंने कहा माँ से मिल लेना, दोस्तों से मिल लेना। इस समय ख़राब है, कौन क्या एक्सीडेंट होता है, कौन मर जाते हैं, कभी क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, तो मिल के रहो, तुम भी माँ से मिल लेना। बोला जरूर, उसको थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं आज तक। दूसरे भी थे हमारे साथ लोग। तो मैंने कहा मिल लेना, मुझे मालूम है घोड़ी जी बिल्डिंग के नीचे। और मैंने कहा मुंडे जी को फ़ोन किया, मैं कहा ये नाम है और ये ही है, गुंडा है। तो मैंने कहा पुलिस स्टेशन से पता कर लो। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन बताया, बोले हाँ है। फिर कमिश्नर को बोल दिया तुला आज सवेरे 4 बजे रात को फ़ोन कर देना रात पुरोहित को। 4 बजे फ़ोन आया, योर वर्क इज़ डन, टोक दिया ठाक। जो ऐसे गुंडे थे ना जिन्होंने किया, जो कन्फर्म थे, ऐसे अच्छे आदमी को किसी को नहीं किया, थे ही ऐसे। सर ये ज़रूरी है? नहीं, पर वो तो अगर उनको नहीं मारते तो वो समाज में मार देते। देखो आप अगर मारने को निकले हो, आपके हाथ में रिवॉल्वर है, तो आप मुझे मारोगे या मैं आपका मारूंगा? किसी ने किसी को तो मरना है ना। वो अरेस्ट होने से तो गवाह नहीं है ना। अभी गुंडे को पकड़ा हो तो गवाह कहाँ से लाओगे आप? जी। एक आप बताइए, सबसे बड़ा कोर्ट में सबसे बड़ा क्या है? गवाह। गवाह। और दूसरा प्रोसीजर। अब अगर इन प्रोसीजर से बचना है, प्रोसीजर से बचना है और गवाह सामने नहीं आता ना, अच्छा आता है उसको मार देते।
उस समय दाऊद ठक उड़ा देते थे, तो सामने कौन आएगा? जिसने बिल्डिंग कब्जे की या भर्तों को धमकी दिया, तो वो गरीब आदमी जो 10 बाई 10 की खोली में रहता है, उसका भगवान के सिवा मालिक कौन है? या लड़की को उठा के लेके गया, कौन विटनेस? आज की तारीख में भी कौन विटनेस आता है? बोलो ना। मैं तो धन्यवाद करता हूँ मुंडे जी का कि उन्होंने मुंबई शहर में, और उसके बाद गुंडागर्दी सर नहीं उठा सकी। सर मुंडे जी ने जो 19 के समय पे किया था, क्या आज उत्तर प्रदेश में योगी जी वही कर रहे हैं? योगी जी, उनका स्टाइल अलग है, उनका स्टाइल अलग है। गोपीनाथ मुंडे जी का स्टाइल, अरे यार उस समय तो आपको कार खरीदनी आपके हाथ में नहीं थी। आपने कार खरीदी ना तो आपको फ़ोन आ जाता था, अच्छा 20 लाख की कार खरीदी है, 5 लाख रुपए भेज दो। अच्छा आपने 2 करोड़ का घर खरीदा है, 25 लाख भेज दो। घर खरीदना आपके हाथ में नहीं था, गाड़ी खरीदना आपके हाथ में नहीं थी, अच्छी शादी करने हाथ में नहीं थी। शादी होती थी ना अच्छी कहीं भी, तो उससे खंडनी मांगने के लिए आ जाते थे, सिंगापुर से और कहीं कुवैत से और किधर किधर से फ़ोन आते थे। बहुत बड़े जैन समाज के नेता थे, उनको फ़ोन आया, वो क्या थाईलैंड का वो कौन सा है राजधानी, बैंकॉक से फ़ोन आया, बढ़िया शादी कर रहे हो, ताज में शादी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, 20 लाख रुपए भिजवा देना। द किंग ऑफ जैन समाज अभी नहीं है, दीपचंद गार्डी, उनको फ़ोन आया, मैंने बचाया। लोगों को शादियां करने हाथ में, लोग मुंबई छोड़ के शादियां करते थे, बाहरगाम जाके शादियां करते थे चुपचाप, गाड़ी नहीं खरीदते थे, फ्लैट नहीं खरीदते थे। तो ऐसा समाज, और ये कांग्रेस सरकार, निकम्मी सरकार, कुछ नहीं कर पाई रही थी। हिजड़ों की सरकार, हिजड़े नपुंसक, क्या किया उन्होंने? जो गोपीनाथ जी के टाइम में 400 के पास इनकाउंटर हुए, तो क्या गोपीनाथ जी का उनका पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी? ये नहीं थे कि वो कांग्रेस वाला था इसलिए उड़ाया, पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी जी। वो तो समाज के दुश्मन थे ना। दे वर एनिमी ऑफ द सोसाइटी, जी, एनिमी ऑफ द पुअर पीपल, एनिमी ऑफ द सिस्टम, एनिमी ऑफ द डेमोक्रेसी। वो गुंडे थे। कोई आनंद उठाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने थोड़ी इंटरकाउंटर किया। टू सेव द सोसाइटी, सामान्य मानुष को बचाने के लिए उन्होंने ये किया। जी सर। और मैं सोचता हूँ वो सही था। और एकदम मुंबई में शांति हो गई, शादी होने लगी, गाड़ियाँ खरीदी जाने लगी, फ्लैट खरीदे जाने लगे, सामान्य हो गया। गट्स टू, थैंक्स टू गोपीनाथ मुंडे, उसका अभिनंदन करना चाहिए। वो सब बातें हुई। तो सर जो यूपी में अभी हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला, यूपी का अलग नेचर है। जी 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 आखिर में वो भी तो गुंडे ही है। जी। एक बताऊं, योगी जी से आने से पहले लड़कियों ने कॉलेज छोड़ना क्यों शुरू किया? फ्रीडम नहीं, छोड़ रहे थे। लड़कियां कॉलेज में जाना बंद कर रही थी, क्यों? गुंडों का डर था। हर एक कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर गुंडे मोटरसाइकिल लेके खड़े रहते थे, किडनैप कर लेते थे, छेड़ते थे, उनको उठा के लेके जाते थे, रेप करते थे, सिगरेट पी के धुआं उनकी लड़कियों पे फेंकते थे। उनको बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन मनचोलों को योगी जी ने आके ठीक किया। क्या ये उचित था कि बहन बेटियों को
साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, उनका किडनैप हो, वो कॉलेज में नहीं जा सके, और ये क्या ठीक था कि वो कॉलेज के बाहर बैठे मोटरसाइकिल लगा के लाइन लगाकर मजनू, तो मजनुओं को कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने आते ही पहला काम किया, इन मजनुओं को ठीक किया, उनके मोटरसाइकिल जब्त कर लिए, उनको अंदर डाल के ठुकवाया बराबर। वो भी कानून में है ना, गुंडागर्दी, छेड़खानी, बदमाशी, किडनैपिंग, दिस इज इन लॉ, दे आर द क्राइम इन लॉ। उन्होंने कोई ईजाद नहीं किया कोई नया क्राइम, तो उनको सज़ा मिली। अब देखो कॉलेजों में शांति होगी, पढ़ने शुरू, लड़कियां जाना शुरू हो गई जी। सारा कुछ आराम हो गया। अब जो बड़े बड़े गुंडे थे आजमगढ़ में, वो कौन है? वो जो जिसने यूनिवर्सिटी बना दी, जिसने सरकारी ज़मीन पर, मुख्तार अंसारी, ये क्या भगवान मरे क्या? कौन था मुख्तार क्या नाम है अंसारी? जी, कौन था? 98 क्राइम, 3 बार फांसी की सजा, 18 हत्याओं का आरोपी। उसके पहले वो जो दूसरे लड़की केस में वो मारा गया, भाग गया। और भाई कोई मुसलमान भी मारे ऐसे कि नहीं, हिंदू भी तो वो दुबे कौन था जिसने गोलियां चलाई और लूटा, उसको भी तो मारा ना। तो समाज में जब, एक बात बताओ जी, एक बीमारी होती है, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें पाँव काटना पड़ता है, गैंग्रीन। गैंग्रीन जब हो जाए आपके पाँव को, तो उसका इलाज नहीं होता है, उसका एक ही इलाज होता है, पाँव को काटना पड़ता है। तो ये मुख्तार अंसारी, ये दूसरा जो मुछ वाला वो मारा गया, उसका लड़का मारा गया, जो एमएलए बने, जो एमपी बने, ये हरामखोर है। ये जो अपना मुलायम यादव का लड़का यादव, अखिलेश यादव, किसने टिकट दी उनको? मुख्तार अंसारी को टिकट किसने दी? किसने एमपी बनाया? किसने एमएलए बनाया? और दूसरा जो थोड़े 6 महीने पहले मारा गया कोर्ट में, किसने उसको एमपी बनाया, एमएलए बनाया? सारे समाजवादी, सारे मुलायम सिंह की औलाद है। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए क्या करिए मायावती आज? तो कौन लोग है ये गैंग्रीन है समाज के, और जब गैंग्रीन हो जाता है तो पाँव काटना पड़ेगा ना। जिन्होंने यूनिवर्सिटी टूटी, कोर्ट ने तो नहीं रोकी, योगी जी ने यूनिवर्सिटी को गिरा दी, इलीगल, उसके बंगलों को गिराया, रिसोर्ट को गिराया। कोर्ट तो है ना जी, कोर्ट में तो वो गए थे ना जी। सरकारी ज़मीन में बनाई। कहाँ हाई कोर्ट ने कहीं स्टे दिया? किसी कोर्ट ने स्टे दिया? तो जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो ज़मीनों सरकारी ज़मीन में कर रहे हैं, जो गरीबों को लूट रहे हैं, ये गैंग्रीन है। गैंग्रीन को काटने के लिए पाँव के कटना होना ही चाहिए। तो जो भी ऐसा काम कर्म करेगा, दुष्कर्म करेगा, जो भी ये दुष्कर्म करेगा, जो समाज को शक्ति पहुंचाएगा, जो समाज के साथ विश्वासघात करेगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ओवैसी को लाल किले पे लटका के गोलियों से नहीं उड़ाना चाहिए। ओवैसी को लाल किले पे लटका कर गोलियों से उड़ाना चाहिए कि नहीं? वंदे मातरम का अपमान करता है, बोले वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। भारत का अपमान करता है, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, भारत के 140 करोड़ जनता का अपमान करता है, पाकिस्तान के गुण गाता है, देश के विद्रोह की बात करता है, दंगे भड़काने की बात करता है। ऐसा क्यों सर? गुंडा है इसके लिए, तो वो भी गैंग्रीन है। अगर तुम्हें पाकिस्तान से प्रेम है, जाओ
जाओ पाकिस्तान में, खाओ 500 रुपये किलो का नमक। ये सब हरामी लोग हैं। जी सर। ममता क्या बोली? मुसलमानों, तुम्हारे लिए मैं मरने को तैयार हूँ। अरे भाई, हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं, देश के नागरिक है। कभी भी नरेंद्र भाई ने तो नहीं कहा कि मुसलमानों देश छोड़ो। अमित शाह ने तो नहीं कहा कि मुसलमानों देश छोड़ो। ना आरएसएस ने कभी कहा देश छोड़ो। सबने क्या कहा है? देश छोड़ो। कानून को पालन करो। जी जी जी। ओबे द लॉ। जी सर। देश के मुख्य धारा के साथ चलो। और वो बोलती है मैं मुसलमानों आपके साथ हूँ, मैं सीए लागू नहीं होने दूंगा। संविधान के विरुद्ध की बात करने वाले ममता, प्रतिदिन बांग्लादेशियों को देश में घुसाने वाली ममता, मुसलमानों को भड़काती है। राम के विरुद्ध बोलती है कि राम नवमी के दिन दंगे हो जाएंगे। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि राम नवमी के दिन दंगे होंगे? क्या हुआ वो खेरी में महिलाओं के साथ? इसके पार्टी के लोगों ने किया और सालों से रेप किया। हर महिला को ठक ठक दरवाजा बोलते हैं, आज तेरा नंबर है। महिलाओं की इज्जत लूटी गई। तो ममता महिला होके महिलाओं की इज्जत बचा नहीं सकती। उसको बोलने का अधिकार है? ओवैसी इस देश का नमक खाता है, देश के विरुद्ध 24 घंटे बोलता है। तो जाना, तुझे ये देश पसंद नहीं है ना, तो जाना, छोड़ के जाना। पासपोर्ट भी है, तू जा सकता है। तो किसने रोक के पकड़ के रखा है? किसी ने। इस देश को ख़त्म करने के लिए लोग पैदा है ना। मुलायम सिंह, अखिलेश, किसने? सब बदमाशों को टिकट किसने दिए? समाजवादी पार्टी ने दिए। अभी वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? रामलीला मैदान दिल्ली में। ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने उसका नाम क्या दिया? एक अली बाबा और 40 चोर। जितने बदमाश, जितने देशद्रोही, जितने समाज को तोड़ने वाले, जितने जो भारत विरोधी लोग, जो भारत विरोधी नारे देने वाले, राहुल गांधी, समाज जोड़ो या देश तोड़ो, कौन सी यात्रा निकाली? यूनिटी यात्रा थी क्या वो? आज बोलता है मिलिट्री के बारे में, अग्निवीर देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे। तो तू बंदूक पकड़ और जा। सबसे दुखी कौन है? सोनिया जी दुखी है। 53 साल का हो गया, शादी नहीं हुई। रो तो रही होगी वो सिर पे कि शादी करता तो बच्चे होते तो पालन तो करती। मतलब क्या बोल रहा है मिलिट्री के बारे में कि अग्निवीर देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे। तो तू करेगा भैया? चीन का सपोर्ट करते, पाकिस्तान का सपोर्ट करते, पाकिस्तान की भाषा बोलते, चीन की भाषा बोलते, देश कैसे जिंदा रहेगा? इसके बारे में बोलते हैं। ऐसे लोगों को जनता ने ठुकराना चाहिए। मौका मिला है, चुनाव आ रहे हैं ना जी, इन लोगों को बिल्कुल जमानतें जब्त होनी चाहिए उनकी। क्या बोला मनमोहन सिंह जी ने? इस देश की संपत्ति पे पहला हक मुसलमानों का है। क्यों? अब उनको पूछो। हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान खराब है। हमने क्या कहा कि देश का जो भी नागरिक है सबने कानून मानना चाहिए। मैं तो, मेरे दोस्त ही मुसलमान हैं। कल मेरी लिस्ट पड़ी यहाँ, मैंने 160 लोगों को ईद का मुबारक दिया है कल। जी सर। 160 लोगों को, लिस्ट भी आपको अभी बता देता हूँ, टेबल पे पड़ी है। हम तो मुसलमान विरोधी नहीं हैं। हम तो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान हो या हिंदू हो, फारसी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब ने देश के कानून को मानना चाहिए। क्या गलत है उसमें? अरविंद को वहाँ जेल में एयर कंडीशन चाहिए, केजरीवाल को वहाँ पर उसको टेबल चाहिए, वहाँ पे उसको कुर्सी चाहिए। 100 करोड़ रुपया दारू का लिया, भ्रष्टाचारी। बोले मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, इस्तीफा नहीं दूंगा। तो सारी कोर्टें गलत है। जेल में किसी आपने तो नहीं डाला ना? आपने डाला है क्या? मैंने तो नहीं डाला ना, कोर्ट ने डाला है ना उसको जेल में। तो कोई ना कहीं कोर्ट को सबूत दिखाई दिए होंगे ना।
और वो कविता जो है, जो केसी की डॉटर, उसने बोला मैंने 100 करोड़ रुपए दिया इसको, तो भ्रष्टाचारी है ना, तो जेल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए इस देश को, अमित शाह का धन्यवाद करना चाहिए, नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहिए, बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए कि देश को बचाने में लगे हुए हैं। और ये सारे लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। सर, हमारे पॉडकास्ट का एक लास्ट पार्ट होता है द 3 वंडर वर्ड्स, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी लीडर हो जिसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप बताइए। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण तो एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जी सर। और उसके बाद वो ज्ञातवास में चले गए जी। और परंतु जब गुजरात इलेक्शन के समय देश को जरूरत पड़ी और इंदिरा जी का जब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, तब देश के सारे लोगों ने कहा कि आपको आना चाहिए। तो उन्होंने जेपी मूवमेंट आंदोलन शुरू किया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, जी। और आंदोलन का बड़ा हिस्सा बना। और वास्तव में इंदिरा हटी, उसने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा हटी, जनता दल आया और एक महान व्यक्ति हुए, ईमानदार व्यक्ति हुए, जी। और उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति हुआ है। दूसरा अटल जी। अटल जी तो देवता तुल्य, देवतुल्य व्यक्ति। देखिए, उसकी तुलना तो किसी लीडर के साथ की नहीं जा सकती। उनके अपने गुण, उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी शैली, उनका इतना खुला हृदय का, बड़े दिल का आदमी होना, जी सर। शायद आज तक कोई बड़ा नेता ऐसा पैदा नहीं होगा। जी। और उनकी वाणी, जादुई वाणी, यहाँ लाखों लोग अटल जी को सुनने आते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने इस देश में विकास की शुरुआत की प्रधानमंत्री बनने के बाद, और निरंतर 50 वर्षों तक देश में अपोजिशन को जिंदा रखने का काम, लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम, इमरजेंसी में जेल में जाकर भी देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। जी। आखिरी वर्ड, और ये मेरी तरफ से आपके लिए, भैरव सिंह। देखिए, भैरव सिंह जी एक ग्रामीण क्षेत्र से, राजपूत समाज से पैदा हुए थे, जमींदार थे, परंतु उन्होंने जमींदारी के विरुद्ध में काम किया और राजस्थान के विकास में और राजस्थान में लोकतंत्र को बचाने के लिए और मोहनलाल सुखाड़िया के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने वहाँ निभाई। जो राजस्थान का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, भैरव सिंह जी का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। एक महान व्यक्तित्व हुआ जिसकी आज की लीडरशिप में तुलना नहीं की जा सकती। और उन्होंने जो शासन किया ज़बरदस्त, अभी उनके दिमाग में कभी भेदभाव नहीं था, सत्य के साथ देने का काम नाम था भैरव सिंह। और राजमाता विजयराजे सिंधिया, आप पूछने गए तो मैं बता रहा हूँ जी सर। एक राजघरानी, ग्वालियर की महारानी, महलों को छोड़कर सड़क पे आई। राजपथ, महल, राजपथ, और राजपथ से क्या बोलते हैं, गरीब पथ, जनपथ, जनपथ, जी। राजपथ से जनपथ पे उतर के उसने गरीबों का काम किया। जो सोने के चम्मच में खाना खाने वाली स्टील की चम्मच में आई, उसने तो जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उसका नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया है। ये मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद। जी, तो सर यही था हमारा पॉडकास्ट, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।